Devendra ji, Hemant ji, thanks a lot for taking out time and talking to IPO Central. Thank you. And we wish you all the best for the success of IPO. Uh, Thank you. so let's start with this conversation about आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं थोड़ा, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा अपना बैकग्राउंड जी. Yes, sir. So, Anjali, first of all, thank you for giving us time. And जैसा आपने पूछा about the journey of the company, तो वो ऐसा है कि the foundation was laid by my father, Mr. Purushottam Das Goyal. It started way back in 1972. उनका एक रिटेल स्टोर उन्होंने कायदा में किया था. So वहाँ पे ट्रेडिंग होती थी वायर्स एंड केबल्स की. So from there वो ट्रेडिंग करते करते वो पहले बॉटल आइटम से देन डिसाइडेड कि छोटी फैक्ट्री की जाए जिसमें कि हम खुद ही केबल और वायर्स बनाए. तो सबसे छोटी फैक्ट्री हम लोगों ने सेटअप की. फिर ग्रेजुअली उसी में ग्रो करते रहे. फिर इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो प्राइवेटाइज हुआ. काफी नए ईपीसी प्लेयर्स पावर सेक्टर में आए. सो उस समय हमने उनको भी प्रोडक्ट देना चालू किया. तो देन वी गॉट इनटू बिगर एंड लार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप. तो 2006 से लेके हम कंटिन्यूसली बहुत सारे ईपीसी प्लेयर्स को उस समय काफी प्रोडक्ट हमने सप्लाई किया है. और वहीं से ईयर ऑन ईयर हम ग्रो करते जा रहे हैं. एंड हम लोग के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है जिसमें कि एल्यूमिनियम इंगोट खरीदते हैं, उससे रॉड बनाते हैं, देन प्रोडक्ट बनाते हैं. तो बहुत कम कंपनीज है इंडिया में जिनके पास एक एंटायर वैल्यू चेन सिस्टम क्रिएटेड है. तो हमारा वो यूएसपी भी है, एडवांटेज भी है. मेरे खुद को सर 35 इयर्स हो गए हैं. सो दैट इज 35 इयर्स इन बिजनेस इन पावर सेक्टर. सो मैंने सब चीज देखा है, कंपनीज आते हुए देखा है, जाते हुए देखा है, और उनको ओवरनाइट किंग मेकर बनते हुए देखा है, ओवरनाइट उनको बोलते हैं मतलब सड़क आते हुए देखा है. बहुत कुछ सीखा है इनसे. और वही सीख से हम लोग की एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है, उसी से बहुत कुछ सीखने मिला है. दैट इज व्हाई ईपीसी में भी हम जो भी काम किए हैं ओवर द इयर्स आप देखेंगे वेरेवर वी हैव वर्क, हमारे परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट. हमको कोई ओवर द इयर्स कोई मेजर एलडी डिडक्शन हमारे कहीं भी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा. आपको कोई मेजर डेटा राइट ऑफ नहीं दिखेगा. सो लर्निंग फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ऑन दैट. केबल कंडक्टर में 25 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ओवरसी कर रहा हूँ. सो देयर इज लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द प्रोडक्ट आल्सो पर्सनल लेवल पे कि केबल कंडक्टर कैसे बनते हैं और कैसे मार्केट करना चाहिए. सो वो भी एक सफिशिएंट नॉलेज है मेरे को. एंड अब मैं सेकंड जनरेशन हूँ. फादर भी एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस में. अब मेरे 2 बेटे ज्वाइन कर चुके हैं. वन इज लाइक हैज बीन देयर सिंस लास्ट 6 इयर्स. दूसरा छोटा बेटा इज बीन 2 इयर्स. दोनों मास्टर्स करके आए हैं बॉस्टन से इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो एक लेगेसी कंटिन्यू हो रही है हमारी. तो दिस इज हाउ द जर्नी हैज बीन. ऑलराइट, परफेक्ट. सो आपका बिजनेस जो है, इसके मेजर सेगमेंट्स आपने बताया कि 2 सेगमेंट्स हैं, ईपीसी एंड पावर केबल्स, राइट. मेजर कस्टमर्स आपके मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, राइट. थोड़ा इस बिजनेस के बारे में बताएं. हाउ आर द रिसीवेबल्स को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है गवर्नमेंट के साथ काम करने में. सो मेरा सब क्या है, 70% of the revenue comes from product and 30% of the revenue comes from EPC. So last year मेरी revenue थी 2040 crore, which is 2040 crores. Out of which 1400 was from product and 640 was from EPC. 1400 crore product में मेरा 40% or 45% was my own EPC sales and rest was external sale. तो मेरा जो भी external sale होता है, I'm majorly dealing with B2B EPC players, companies like Kalpataru, KEC, Power Grid, Skipper, Bajaj. इस टाइप की कंपनी से हम डील करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट का 60% वॉल्यूम जो बाजार में देते हैं, which is B2B. 40% हम EPC को देते हैं. So अभी तक तो पिछले 2 साल में हमने काफी गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस की थी, RDSS in 2023. So 23-24, 24-25 में हमने काफी बड़ा काम उस स्कीम के अंडर में किया था, जिस कारण से आप देख रहे हैं कि मेरे गवर्नमेंट की परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ डेटर्स इज प्रीटी हाई. बट द आइडिया इज कि इस साल विद इन H2 आप देखेंगे कि ये ग्रेजुअली रिड्यूस होते जा रहा है. सो एज अ मैनेजमेंट ये पॉलिसी कर ही रहे हैं कि भाई ईपीसी पे एक्सपोजर हम कम करते जाएं, प्रोडक्ट पे एक्सपोजर बढ़ाते जाएं, गवर्नमेंट के एक्सपोजर्स को रिड्यूस करें, B2B के एक्सपोजर्स को इंक्रीज करें, जिससे कि फाइनेंशियल हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव हो सके.
Okay. All right. Perfect. So I was going through your RHP and figured out आपका जो है लेजर पावर Yes, sir. इसके साथ भी कुछ कनेक्शन है पुराना. आई डोंट नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली. थोड़ा इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो और अच्छा लगेगा. सर लेजर पावर मेरे एल्डर ब्रदर का है, मेरे ओन भाई का है. ही हम्म. सेपरेटेड 2015 एंड 2015 से हम कंटिन्यूसली सेपरेटली काम कर रहे हैं. कोई क्रॉस होल्डिंग नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन नहीं है. वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, हम लोग कंपीट भी करते हैं. बट मेरे एल्डर ब्रदर है, रिलेशन ऐसा है दैट ही इज स्टिल माय एल्डर ब्रदर एंड ही इज माय फादर फिगर आल्सो. सो दैट वे द रिलेशन इज देयर, बट बिजनेस रिलेशंस कुछ भी नहीं है हमारे. लेकिन आपके जो मतलब आप लोगों ने आपने अभी बताया कि क्रॉस होल्डिंग नहीं है, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट गारंटीज वगैरह आपने साइन की हुई हैं. हाँ, कॉर्पोरेट गारंटीज पर्सनल गारंटीज है जो कि हमने बैंक से कुछ लोन लिए थे, जो कि पुराने जो जब लेजर और लुमिनो दो कंपनी हुआ करती थी उस टाइम से दोनों का एक दूसरे में कुछ पर्सनल गारंटीज दिए हुए हैं. हम बैंक से टेकअप किए हैं कि भाई दिस हैज टू बी डन अवे विद. और ये देवेंद्र जी का बैंक गारंटी लेजर में और उनका बैंक गारंटी लुमिनो में नियर फ्यूचर में आप देखोगे कि ये हट जाएगा. इसमें कोई टाइमलाइन आप शेयर करना चाहेंगे? कब तक सर, उम्मीद है इसको? सर हम चेष्टा जल्द से जल्द का कर रहे हैं, बट टाइमलाइन अभी कमिट करना थोड़ा सा. कुछ नहीं रहेगा. Yes. बट वी डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. वी आर प्लानिंग टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. ओके. ऑलराइट. इमीडिएटली आफ्टर लिस्टिंग टॉप प्रायोरिटी पहले वही रहेगी सर. हम्म. अच्छा, बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी पहले भी गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में बात की. इसमें आपने एक्सप्लेन किया कि आप अपना एक्सपोजर जो है वो कम करते जा रहे हैं. सो प्राइवेट सेक्टर में बढ़ेगा, और यहाँ पे आपको आउटलुक इंडस्ट्री का क्या नजर आता है? कब आपकी ग्रोथ जो है वो, अभी जैसे हम बात करें तो पिछले 3 साल से करीब करीब आपकी फ्लैटिश सी रही है. तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? तो सर इंडस्ट्री जो है आज के दिन केबल एंड कंडक्टर टोटल एड्रेसेबल मार्केट इज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़. तो एज पर क्रिसिल डिटेल रिपोर्ट, ये दोनों प्रोडक्ट जस्ट केबल एंड कंडक्टर शुड बी ग्रोइंग बिटवीन 10 to 12% कैगर ऑन एन एवरेज फॉर नेक्स्ट 4-5 years. सो ये एक एड्रेसेबल मार्केट है जो अपने बात कर सकते हैं. ओके. ये तो एड्रेसेबल मार्केट हो गया सर, लेकिन आई एम नॉट श्योर आप ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं क्या? सो आपके लिए जो एड्रेसेबल मार्केट है वो कुछ रीजन्स या कुछ स्टेट्स के अंदर ही लिमिटेड होगा. नहीं सर, सो एज अ प्रोडक्ट मैं ऑल इंडिया करता हूँ सर. ओके. एंड दैट फॉर्म्स अराउंड 70% ऑफ योर बिजनेस. यस. ओके. ऑलराइट. ईपीसी आप रीजनल करते हैं? ईपीसी भी सर मैं पैन इंडिया करता हूँ सर. डाउन साउथ मैंने बहुत कम किए, बट मोस्टली मैं पैन इंडिया करता हूँ. मैं पैन इंडिया ईपीसी प्लेयर है. और ईपीसी में सर पहले क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन ईपीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन ईपीसी काफी करते थे. तो उसमें भी रियलाइज दैट काफी वर्किंग कैपिटल लग रही है. वर्किंग कैपिटल साइकिल नंबर ऑफ डेज काफी इंक्रीज हो रहे हैं, पेमेंट डिले हो रहे हैं. तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमने लिया और हम डिस्ट्रीब्यूशन से शिफ्ट होके ग्रेजुअली हम EHV सबस्टेशंस कर रहे हैं. 132 kV सबस्टेशन, 220 kV सबस्टेशन, 400 kV सबस्टेशन. तो सबस्टेशन में वर्किंग साइकिल कैपिटल की इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज और द रिक्वायरमेंट दोनों ही रिड्यूस होती है. सो आज के दिन मेरे ऑर्डर में सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन EHV सबस्टेशन का पेंडिंग ऑर्डर है. सो ये ग्रेजुअली हम देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ माय नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल डेज ये भी रिड्यूस होगा. हेल्थ विल आल्सो इंप्रूव, इंटरेस्ट कॉस्ट विल आल्सो रिड्यूस. तो ये चीज आपको देखने मिलेगी by this strategic shift from distribution to EHV substation. और इंडिया में सर पैन इंडिया EHV सबस्टेशन प्लेयर्स बहुत कम है, रीजनल प्लेयर्स ज्यादा है. बट पैन इंडिया अगर आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको 8 या 10 नाम से ज्यादा नहीं आएगा. सो दिस इज अनदर निश सेगमेंट जो मेरे को लगता है गोइंग फॉरवर्ड कैन बी अ गुड सेगमेंट. बट एज अ कंपनी, एज अ मैनेजमेंट, फोकस हमेशा प्रोडक्ट पे रहेगा. प्रोडक्ट को ही ग्रो करेंगे, ईपीसी को ग्रेजुअली हम रिड्यूस करेंगे. ओके. ऑलराइट. यस गॉट इट. और ये आपकी ग्रोथ जो है, जैसे मैंने अभी कहा कि पिछले 3 साल में आपकी ग्रोथ काफी फ्लैटिश सी रही है रेवेन्यू वाइज, एंड आई थिंक प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए.
बट या लेट्स टॉक प्राइमरीली अबाउट द रेवेन्यू पार्ट, सब कुछ वहीं से आता है। या सर तो इसमें अगर आप देखोगे 2024 में, मार्च 2024 में हमने लगभग 1400 करोड़ का रेवेन्यू किया। मार्च 2025 में ये बढ़कर 1900 करोड़ अप्रोक्सीमेटली चला गया, और मार्च 2026 में ये 2040 करोड़ तक गया। सो लास्ट 3 साल का अगर आप कैगर देखोगे हमारा, तो वी हैव बीन ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ 20.4% अप्रोक्सीमेटली, जो कि इंडस्ट्री से इट इज समवट बेटर जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सिमिलरली इन टर्म्स Okay. ऑफ अगर प्रॉफिट आप देखोगे सर, सॉरी, अगर आप प्रॉफिट जी। देखोगे तो हमने 86 करोड़ का प्रॉफिट किया था 2024 में, जो कि 25 में 125 करोड़ का हुआ, और 26 में ये जाके 160 करोड़ का हुआ। तो प्रॉफिट वाइज आल्सो 86 से 160, जो कि 2 साल के अंतराल में हुआ। सो दैट इज आल्सो अ डिसेंट ग्रोथ सर। फेयर इनफ। मैं एक्चुअली पिछले 3 साल के बजाय मुझे इसको 2 साल बोलना चाहिए था। तो आपकी ग्रोथ 1 साल में तो बहुत अच्छी रही, लेकिन उसके बाद फ्रॉम 25 टू 26 डीएक्सेलरेशन सा कुछ महसूस हो रहा है। वो भी फेल करनी है। तो सर जो हमारा रेवेन्यू मार्च 2025 में 1900 करोड़ था, और जो कि 2000 करोड़ हुआ 2040 करोड़ हुआ 2026 में, तो ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 6% का ग्रोथ है। लेकिन जैसे देवेंद्र जी ने बोला कि हम 2 सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में और ईपीसी में। तो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ अगर आप देखोगे तो सर लगभग 14 से 15% का ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में है। ईपीसी में जैसे हमने बोला, हम वी डू नॉट वांट टू गो बिग इनटू ईपीसी। ईपीसी में डी ग्रोथ है टू द एक्सटेंट ऑफ 8 से 10%। ओवरऑल ग्रोथ 6% का है सर। तो मैन्युफैक्चरिंग हम ऊपर जा रहे हैं, ईपीसी में सेम लेवल या डी ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग में सर जैसे रेवेन्यू 2025 में 1250 करोड़ था, जो कि 2026 में 1423 करोड़ है। That's roughly 15%. Okay. So and यहाँ पे आप कुछ गाइडेंस भी देना चाहेंगे कि ये कॉम्पोजिशन आपका इसी तरीके से चेंज होता रहेगा, या कुछ और इसमें आप कोई दूसरे बिजनेस सेगमेंट के अंदर एंटर करना चाहते हैं? सर एज ऑफ नाउ सर वी आर वेरी सॉरी कि हम गाइडेंस फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स नहीं बोल पाएंगे सर। वी विल बी रिस्ट्रिक्टेड कि जो आरएचपी में डिस्क्लोज हुआ है सर, so we will be talking on the RHP only. But right. So जैसे मिक्स हमारा 70-30 था, गोइंग फॉरवर्ड आल्सो वी ट्राई एंड मेंटेन कि मिनिमम 70% के लगभग, मतलब प्रोडक्ट में रहे 30% इंक्रीज है, जिसको ग्रेजुअली हम ईपीसी को रिड्यूस करें और प्रोडक्ट को इंक्रीज करें। दिस इज व्हाट द आइडिया वुड बी, एंड दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। ओके, ऑलराइट। रिटर्न रेशियोज आपके थोड़े से नीचे आए हैं। डेट इक्विटी जो है, डेट एबिटा, ये आपका बढ़ गया है। इस पे थोड़ा प्रकाश डालें जैन साहब स्पेसिफिकली। सर रिटर्न इक्विटी थोड़ी सी डाउन इसलिए हुई है बिकॉज जैसे देवेंद्र जी ने बोला, हमने डिस्ट्रीब्यूशन जॉब का बहुत बड़ा काम किया लास्ट 3 साल में, जिस पर जनरली वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा सा इलोंगेटेड रहता है, जिसके कारण आप देखे हो कि हमारा रिटर्न थोड़ा सा कम हुआ है। बट गोइंग फॉरवर्ड, सिंस हम डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर गोइंग अवे फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी आर गोइंग मोर एंड मोर इनटू ईएचवी सबस्टेशन, वहां पर पेमेंट साइकिल इज रिलेटिवली बेटर एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन। सो आगे जाके भी एक्सपेक्ट कि यस रिटर्न रेशियो भी हमारी बेटर रहेगी सर। ओके, सो मैं आपसे स्पेसिफिकली कोई नंबर के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक जनरल गाइडेंस ये दे पाए कि ये जो लेवल्स हैं अभी, करंट लेवल्स हैं, यहाँ से अगर आप एक ब्रॉड डायरेक्शन बता पाए तो दैट वुड बी ग्रेट। एब्सोल्युटली सर। सो अनिल जी, अपने आज के दिन में वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो 87 डेज का हमारा वर्किंग कैपिटल है आज के दिन में। हमारा मैनेजमेंट का एंडेवर ऑलवेज इज देयर कि ये वर्किंग कैपिटल को कैसे हम नीचे ला पाए। So, but being into EPC and manufacturing, 87 days का working capital is also decent. Although there are a lot of scope of improvement from here onwards, and we will want to improve on that. So, going forward, you will see कि yes, improve होते हुए आप देखोगे इस numbers को सर। 87 days। इसमें फर्दर गाइडेंस सर इससे मिल जाए कि ऑर्डर बुक ईपीसी का हम लोग के पास आज के दिन अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ का है, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 70% कंपोनेंट उसका EHV सबस्टेशंस का है एंड 30% कंपोनेंट ऑर्डर बुक का डिस्ट्रीब्यूशन का। सो ग्रेजुअली हम डिस्ट्रीब्यूशन टेपर डाउन करते जा रहे हैं और EHV ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं।
अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है सर, अभी अभी मेरे दिमाग में आया। तो आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है और उधर मार्जिन्स कम हैं, बट EHV, ये सब स्टेशंस जो आपने बताया, तो इसमें थोड़ा सा बेटर है सिचुएशन। यहाँ पे आपके कस्टमर्स अलग अलग होते हैं क्या? वाई दिस डिस्पैरिटी? प्रोजेक्ट प्रायोरिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इनिशियली जब गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस करती है तब तो वो प्रायोरिटाइज होता है, धीरे धीरे वो फिजल आउट हो जाता है और गवर्नमेंट से डिले हो जाती है। लेकिन EHV सबस्टेशन में ऐसा है कि जहाँ पे पावर इवैक्यूएट करना है तो इट बिकम्स अ प्राइमरी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो वहां पे पेमेंट क्या है ऑलरेडी असाइंड रहता है, तभी वो टेंडर निकलता है, तभी पार्टिसिपेट करते हैं और तभी वो काम होता है। बट ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स आते हैं, उनमें काफी डिले हो जाता है व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन जॉब्स। गॉट इट। ओके, राइट। अभी आपका जो प्राइवेट सेक्टर में रिसीवेबल डेज जो हैं वो किस लेवल पे हैं, और ये कैसे पिछले 3 साल के अंदर, अगर आप इसका बता पाएं कि कैसा रहा है परफॉर्मेंस, तो वो एक आइडिया देगा हमें फ्यूचर के लिए। सर प्राइवेट सेक्टर का रिसीवेबल डे जनरली ये मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में रहता है एंड जनरली ये रेंज करता है 45 टू 60 डेज के रेंज में। और ये हमारा टोटल पेमेंट इज सिक्योर्ड बाय LC पेमेंट्स, मैक्सिमम पेमेंट्स आर सिक्योर्ड। गोइंग फॉरवर्ड आल्सो आप देखोगे कि ये इसी रेंज में डेटर्स मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का प्राइवेट सेक्टर जो आप बोल रहे हो इसी रेंज में रहना चाहिए। ओके, प्राइवेट सेक्टर में ऑलराइट। सर ज्यादा करके इधर इट इज लेटर ऑफ क्रेडिट जो शॉर्ट पेमेंट है या वेंडर फाइनेंसिंग है, सो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट मैकेनिज्म है पेमेंट का। गॉट इट। आपकी कंपनी तो काफी बड़ी कंपनी है, प्रोग्रेस भी आपने अच्छी की है पिछले कुछ सालों में। थैंक यू। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे पढ़ने को मिली आपके RHP में, 85 लाख रुपीस का कुछ फ्रॉड हुआ, किसी ने कुछ फ्रॉड वेंडर बन के जो है आपसे पैसे ले लिए, और अमाउंट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये एक इंडिकेशन की तरह काम करता है कि somewhere your internal controls, processes, etc. They were somewhat lacking. तो आई एम श्योर इसके बाद में आपने कुछ किया होगा कि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, लेकिन उसके अलावा और आपने क्या किया है? Sir, definitely, you are absolutely right. There has been one of the incident which you mentioned, wherein 85 crores has outflown, 85 lakhs has outflown from the company. उसके हमारी IT कंट्रोल्स वी हैव हमारे हमने अपॉइंट किया बाहर से एक एजेंसीज को जो हमारा पूरा IT कंट्रोल्स को चेक किया एंड देयर हैज बीन चेक्स एंड बैलेंसेस व्हिच हैज बीन पुट इनटू हमारे IT सिस्टम्स में, बिकॉज़ ये एक स्पैम मेल आया था एंड बेस्ड ऑन दैट स्पैम मेल देन द पेमेंट आउटफ्लो हुई थी सर। सो वो आप कंट्रोल्स हमारे IT से ऑलरेडी हो चुकी है कि देयर इज नो स्पैम मेल्स कमिंग इनटू। इसके अलावा हमने अर्नस्ट एंड यंग को अपना इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंट किया है जो कि सिस्टम चेक्स, बैलेंसेस, कंट्रोल सब चेक करते हैं ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड वो हमारे बोर्ड को ऑडिट को रिपोर्ट करते हैं। तो मैं अगर अपना पैसा डालूं आपकी कंपनी में, तो वो पैसा सेफ है, या वो कोई मतलब फ्रॉडस्टर के पास चला जाएगा, या E&Y के पास ही चला जाएगा? सर ये ना तो अपना फी ले रहा हूँ, एक स्पेसिफिक फी उससे ज्यादा तो है नहीं। और रही बात फ्रॉडस्टर की, तो सर आज इन्वेस्टर का पैसा, मेरे खुद का पैसा, आज हमने जो भी 30-35 साल में कमाया सब कुछ तो बिजनेस में ही है। सो ऑब्वियसली मनी मैटर्स द मोस्ट एंड दैट इज व्हाई जो भी हम लोग सिस्टम इन प्लेस कर रहे थे हम लोगों ने किया है। और बहुत सारे जो हेमंत जी बताया चेक्स एंड बैलेंसेस कर रहे हैं कि इस टाइप का कोई भी फर्दर अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। हम्म। सो योर मनी इज सेफ एंड सिक्योर्ड, आई कैन अश्योर यू दैट। ओके, ठीक है सर। तो ठीक है, बढ़िया, आपने एश्योर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में भी थोड़ा आप बताना चाहेंगे शायद। ये जो है आपकी लेजर पावर और लूमिनो, ये इनके साथ आपका बिजनेस अभी भी है कुछ? ये आर्म्स लेंथ बेसिस पे होता है, कैसे होता है? सर लेजर पावर और लुमिनो के बीच आज के दिन में या पिछले कुछ साल से देयर इज नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अच्छा, दोनों के, हाँ, देयर इज नो क्रॉस ओके, होल्डिंग और जैसे देयर इज नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सर लेजर और लुमिनो के बीच। ओके, ऑल राइट। बट आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो हैं, और वो करीब 9% से थोड़ा सा ऊपर है। मे बी लेजर ना हो, आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड।
बट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो है इसके बारे में आप बताएं थोड़ा। सर ये ट्रांजैक्शन आम तौर पे है कि हमारी कंपनी पीएस एंटरप्राइज होगी, इट्स एन एमएसएमई कंपनी। तो पिछले 2 साल से क्या हुआ, इंडियन मार्केट में देयर सडन ग्रोथ इन द पावर सेक्टर, तो उसके कारण एल्युमिनियम रॉड्स की अवेलेबिलिटी की इशू आ रही थी। ऑल्दो मेरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, मैं इंगट लेके रॉड बनाता हूँ, बट कई बार होता है कि हमको एडिशनल एल्युमिनियम रॉड्स चाहिए होते हैं बाजार से। सो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एनएसआईसी, गवर्नमेंट की कंपनी है, वो एक बल्क एमओयू करती है नाल्को के साथ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का। तो बल्क एमओयू करने के कारण उसको एक बल्क डिस्काउंट मिलता है, और वो अपने एमएसएमई कंपनी जो उनके यहाँ रजिस्टर्ड है उनको वो डिस्काउंट का बेनिफिट पास ऑन करते हैं अलग विद द सप्लाई ऑफ मटेरियल। सो वो एक ट्रांजैक्शन हमारा पिछले 2 साल से वो चल रहा है, विच ग्रेजुअली वी सी कि ये भी इन कमिंग डेज ये भी काफी हद तक रिड्यूस, जो आप 9% बोल रहे हैं, आई एम सीइंग दैट इन अनदर 1 or 2 years इट विल मेजरली मतलब काफी हद तक ये रिड्यूस हो जाएगा। ओके, हाँ। ऑलराइट। सर फाइनली मैच कर लिया है, सो वो एल्युमिनियम रॉड के थोड़े इशू रिड्यूस हो गए हैं। गॉट इट। ठीक है देवेंद्र जी, फाइनली बस एक क्वेश्चन जो है कंपनी के बिजनेस को लेके ही है, अदरवाइज तो काफी कुछ सही लग रहा है। लेकिन अभी जैसे पावर सेक्टर के अंदर तो एक तरीके से कहें तो बूम आया हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टर्स जो हैं साइकिल और इंडस्ट्री साइकिल्स में ही चलती है, तो आपकी इंडस्ट्री भी जो है ना, आई डोंट नो हाउ बिग आर द साइकिल्स, लेकिन साइकिल्स तो होते हैं यहाँ पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टर्स किसी इन्वेस्टिंग साइकिल के एकदम टॉप में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें और उसके बाद से मार्जिन्स वगैरह कम होने लगे, प्रॉफिट्स कम होने लगे, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने जैसे सबको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ का आजकल केबल कंडक्टर का एड्रेसेबल मार्केट है इंडिया में, एंड देन वी आर लुकिंग एट एडिंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल इन नेक्स्ट 10 years। उसमें साथ में थर्मल भी कुछ है। तो हम 75 साल आजादी के, इट्स बीन 75 ईयर, तो 75 ईयर में सर हमने टोटल कैपेसिटी इंडिया में ऐड की 600 गीगावाट या 750 गीगावाट। तो जो 75 साल से काम हुआ वो हम 10 साल में सोच रहे कर रहे हैं। तो अगर उसका 50% भी करते हैं तो the amount of addressable market that we're talking about is huge. But then capacity is also coming up now, so there can be competition between the players, margins can reduce. Correct. So market is also growing accordingly. तो मेरे को नहीं लगता capacity जो enhance हो रही है, everyone is understanding the market and increasing their capacity. Second advantage, ठीक है, I want to be a pan India player as a product, not regional, not to be known as a regional player. But ईस्ट में होने के कारण ये एडवांटेज है कि ईस्ट में आजकल काफी फोकस है in terms of improving the power sector. ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, so lot of demand going forward will come from east and north east. So उसमें क्या है कि ईस्ट में strategically located होने के कारण we have that additional benefit of supply at a very shorter period. Logistics का advantage मिलेगा. So these are various advantages that we can have being on east. But idea would be that Lumino should be seen as a pan-India player, not an east-based company. All right, perfect. So अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो 5 साल में कंपनी कैसी नजर आएगी मुझे? अगेन नो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप कुछ एक पिक्चर बता सकें कि अगले 5 साल में ये चीजें नई हम करने वाले हैं या स्केल जो है इस लेवल पे हम लेके जाना चाहते हैं। सर अगर पिछले 10 साल की बात करें, मेरा एवरेज EBITDA मार्जिन हैज ऑलवेज बीन बिटवीन 10 to 11%, इंक्लूडिंग 1.5 years ऑफ कोविड। पिछले 10 साल के अगर हम कैगर की बात करें तो माय कंपनी हैज ग्रोन एट अ कैगर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25%। तो आगे चल के हम कोशिश यही करेंगे कि मेरा कैगर इससे बेटर हो, मेरा EBITDA मार्जिन 10-11% के बीच में रहा है वो भी बेटर हो। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी कंटिन्यूअसली वर्क अपॉन and we foresee कि ये चीज होना चाहिए। That is one. Secondly, as far as products are concerned, मेरी नई फैक्ट्री H2 में चालू हो रही है for 11 and 33 and 66 kV, which is medium voltage and high voltage cables. So उससे भी एडवांटेज आएगा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है। उसमें हम आगे चल के E-beam, which is electron beam facility इंस्टॉल करेंगे। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिनके पास आज के करने के लिए उसके ऑटो शीट को या इंसुलेशन को क्योर करने के लिए। आगे चल के कुछ साल बाद आप देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन बिग बॉयज एंड रेस्ट ऑफ द क्राउड वुड बी इलेक्ट्रॉन बीम फैसिलिटी फॉर केबल कंपनीज। तो वो भी एक आइडिया है। सो वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स कि हम ऐसा कंपनी को ग्रोथ दें दैट इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज हैप्पी ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड फॉर लॉन्ग टर्म। गॉट इट।
All right, perfect. I'm done with my questions. Thank you very much देवेंद्र जी, हेमंत जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया आईपीओ सेंट्रल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आईपीओ की सफलता के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं जी। Thank you, धन्यवाद। थैंक यू सर।